सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान को पता चल गया था कि उसकी रिंग में याओ लाओ की स्पीड थी जो कमजोर होने की वजह से पिछले 3 सालों से उसकी क्यू एनर्जी को सोख रहे थे। इसलिए उन्होंने जियो यान की लेवल बढ़ाने का वादा किया था क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट थे और उन्होंने उससे कुछ रॉ मटेरियल्स लाने के लिए कहा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जूनर जियो यान की माँ के कब्र के पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है। वहीं जियो यान एक चट्टान पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जूनर उसके पास आती है। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को ट्रेन करना चाहता था। जूनर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। जियोयान उसे कहता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हुए हैं मगर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जूनर उसे कहती है कि जब तक तुम अपनी लेवल को मेरे लेवल पर नहीं ले आते तब तक मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जियोयान उसे कहता है कि तुम बहुत शरारती हो। फिर उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ, पर मैं अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हें ही मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता हो और मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जूनर उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे लिए 1000 सिक्के काफी है? जियोयान कहता है कि मुझे डर है कि इतने पैसों में काम नहीं होगा, इसीलिए मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। जूनर उसे 5 पर्पल लाइंस वाला गोल्डन कार्ड देती है तो जियोयान कहता है कि बहुत ज्यादा है। जूनर उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना विनर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो भी चीजें खरीदने जा रहे हो वहाँ तुम्हें मुझे भी लेकर चलना होगा। फिर वो दोनों एक बाजार में आ जाते हैं जहाँ जियोयान की लिस्ट के मुताबिक चीजें खरीदने आए थे। वो दोनों एक फार्मेसी में पहुँचते हैं जहाँ बाहर से ही असिस्टेंट उनका स्वागत करता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जूनर उसे बैंगनी कार्ड दिखाती हुई बताती है कि मैं जियो परिवार से हूँ और मैं लगातार यहाँ आती रहती हूँ। उस कार्ड को देखकर वो असिस्टेंट खुश होता है और ने अंदर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि दो सैनिक जियोयान और जूनर पर नजर रख रहे थे। असिस्टेंट उन दोनों को बताता है कि हमारी फैक्ट्री में आकर रॉ मटेरियल्स प्राप्त करना बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्शन हाउस से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से आपको जो भी चीजें चाहिए वो यहाँ जरूर मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे पास अंडरवर्ल्ड ब्लड क्रिस्टल भी मौजूद है। जियोयान जूनर से पूछता है कि अंडरग्राउंड ब्लड क्रिस्टल क्या है। जूनर उसे बताती है कि पूरे क्यू कॉन्टिनेंट में इसे एक रेयर मटेरियल माना जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर तुम अभी यहाँ क्या खरीदना आए हो? जियोयान उसे कहता है कि हमें 20 साल पुराने पर्पल आग्रीड लीव्स के 3 टुकड़े और 5 साल पुराने बोन वाश फ्लावर के 2 टुकड़े चाहिए। जूनर कहती है कि आप इन दोनों चीजों को पैक मत करना क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी है। तो असिस्टेंट वहाँ से इन मटेरियल्स को लेने चला जाता है। रिंग से याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि वास्तव में लड़कियां काफी स्मार्ट होती है, पर मैं फिर से उन मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करूंगा। अब असिस्टेंट उन्हें पर्पल आक्रिल लीव्स के 3 टुकड़े और बोन वॉश्ड फ्लावर के 2 टुकड़े दिखाता है। जियोयान रिंग की मदद से उनकी क्वालिटी चेक करता है और वाकई उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। वो असिस्टेंट बताता है कि इनके 2000 सिक्के हुए और जियोयान से पूछता है कि आपका इतने महंगे रॉ मटेरियल्स को खरीदने का क्या उद्देश्य है? जियोयान कहता है कि एक सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जूनर जियोयान से कहती है कि आज मुझे असिस्टेंट का व्यवहार काफी अलग लगा, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छिपा रहा था। जियोयान कहता है कि आमतौर पर डिपार्टमेंट स्टोर के एम्प्लॉयज हमें जानते हैं मगर फिर भी वो हमें पहचानने का नाटक कर रहा था ताकि वो हमसे जानकारी हासिल कर सके। जूनर कहती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। जियोयान उसे बताता है कि इन मटेरियल्स की कीमत 2000 सिक्के बहुत ज्यादा थी। जूनर उसे कहती है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल की कीमत जानोगे तो तुम वास्तव में हैरान रह जाओगे। जियोयान कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे उसकी कीमत ना बताओ और उससे पूछता है कि अब हमें तीसरे रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए कहाँ चलना है। तो जूनर पहाड़ों की तरफ इशारा करती हुई बताती है कि सड़क के बगल में वहाँ एक शॉप है और उसे पूरा रास्ता बताने लगती है। तभी वो देखती है कि उस शॉप का असिस्टेंट जियाली फैमिली के एक सैनिक के साथ बात कर रहा है जो कि जियालीबी का ही सैनिक था। जूनर कहती है कि जरूर इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। जियोयान कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो दौड़ते हुए वहाँ से गेट की तरफ जाने लगते हैं मगर तभी जियाली के 2 सैनिक आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियो परिवार के वही तीसरे यंग मास्टर हो जिसने अपनी एंगेजमेंट रद्द कर दी। जियोयान कहता है कि मैंने सगाई नहीं तोड़ी बल्कि उसे तलाक दिया है। एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि लड़का ज्यादा मजबूत नहीं है। रिंग से याओ लाओ जियोयान को कहता है कि तुम्हें अभी लड़ना नहीं चाहिए,
बल्कि इन रॉ मटेरियल्स को बचाना चाहिए। तो जियोयान जूनर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक उनका पीछा करते हैं, मगर जियोयान और जूनर तेजी से आगे निकल जाते हैं, जिससे उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जियोयान काफी थक जाता है और वो जूनर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुढ़ा जिया ली भी हम पर हमला करने के लिए इतना उतावला होगा। जूनर कहती है कि हम जिस स्टोर में सामान खरीदने जाते थे वहाँ के लोग उनसे मिले हुए होंगे, इसीलिए हमें दूसरे स्टोर को खोजना होगा। जियोयान कहता है कि हमें ऐसी दुकान खोजनी चाहिए जिसे जियो फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जिया ली का बेटा याओ भी बाजार में आ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे टकरा जाता है। तभी उसके सैनिक आकर बताते हैं कि हम जियोयान को पकड़ने में असफल रहे। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जिस आदमी से टकराया था उसे दूर फेंक देता है। इससे डरकर वो सैनिक उससे माफी मांगते हैं। तभी एक दूसरा सैनिक याओ से कहता है कि सियोपा पिलांग फार्मेसी में हमें जो जानकारी मिली उससे हमें पता चला कि जियोयान ने कच्चा माल खरीदने के लिए 2000 सिक्के दिए हैं। याओ कहता है कि जरूर जियोयान ने किसी एल्केमिस्ट को काम पर रखा है। सैनिक बताता है कि हमें जासूसों से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। याओ कहता है कि हमें जियोयान को पकड़ना होगा और जब मेरे पिता का इस बाजार पर कब्जा हो जाएगा तो मैं सभी गरीब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वहीं जूनर और जियोयान एक और शॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें इविल कोर हासिल करना था। दुकानदार उन्हें बताती है कि कोई भी दवाई बनाने में इविल कोर एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है और उन्हें फर्स्ट लेवल का थर्ड यंग लॉर्ड इविल कोर दिखाती है। जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि यह मोस्टर कोर है और मैंने ऐसे कई लोगों के ग्रुप्स के बारे में सुना है जो मोस्टर कोर को हासिल करने के लिए राक्षसों का शिकार करते हैं और इनसे ही उनका जीवन व्यापन होता है। तो शॉपकीपर उन्हें बताती है कि वो लोग एक महीने में सैकड़ों से अधिक जादुई राक्षसों का शिकार करते हैं, लेकिन वो अपने घर बहुत कम जादुई कोर ला पाते हैं, इसीलिए कोर निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। जूनर उससे पूछती है कि क्या सैकड़ों जादुई राक्षसों में इस मोस्टर कोर को ढूंढना इतना मुश्किल होता है। तो वो बताती है कि बहुत कम जादुई राक्षसों में ये कोर पाया जाता है। तभी उन्हें हमले की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जियोयान बाहर देखने जाने लगता है। जूनर को उसकी फिक्र होती है, मगर जियोयान उसे कहता है कि तुम मैजिक कोर खरीद कर सीधे घर जाओ और वो बाहर खड़े गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि जियाली के परिवार के 2 सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम हमारे गार्ड को इस बारे में रिपोर्ट करो, मैं उन्हें देखने जाता हूँ और उस तरफ निकल जाता है। वहीं जियाली के वो 2 सैनिक एक जगह बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शिकार आने में बहुत देर लगा रहा है, अगर वो जल्दी नहीं आया तो यहाँ जियो परिवार के सैनिक आ जाएंगे। दूसरा सैनिक कहता है कि वो जियोयान जरूर आएगा और वो वॉशरूम जाने लगता है। तभी जियान एक पोस्टर को वहाँ बैठे उस सैनिक के ऊपर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो वॉशरूम में गए हुए सैनिक को भी पकड़ने जाता है, मगर वो पहले ही वहाँ पर आ जाता है और वो के सैनिक भी आजाद हो जाता है। वो दोनों जियोयान को घेर लेते हैं। तो जियोयान वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक जियोयान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके वार से बचता हुआ भागने लगता है। मगर याओ भी वहाँ मौजूद था, जो अपनी पावर से जियोयान को पकड़ लेता है और से कहता है कि मुझे लगता था कि यंग मास्टर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल होगी, पर तुम्हारे पास बहुत कम पावर है। अगर तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते तो तुम नालन को कैसे हरा सकते हो, और उसे दूर फेंक देता है। मगर तभी वहाँ जूनर आ जाती है, जो एक पोस्टर की मदद से जियोयान को बचा लेती है। याओ जूनर से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। जियोयान को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जूनर के साथ तुम्हारी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। याओ से कहता है कि जितनी मेरे पास पावर है उस हिसाब से मैं जूनर से शादी कर सकता हूँ। जूनर उसे कहती है कि कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। तभी वहाँ जियो फैमिली के गार्डियंस आने लगते हैं, इसीलिए सैनिक याओ से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो याओ अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें बताता है कि हमने बाजार में गड़बड़ी की, मगर फिर भी यूलेन सेक्शन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जियोली कहता है कि इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। याओ बताता है कि जियोयान बहुत मूर्ख है, वो एक एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, मगर फिर भी वो कमजोर है, इसीलिए हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। जियाली भी कहता है कि अगर जियोयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जियोयान नालन को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उसने एक एल्केमिस्ट की मदद ली तो मजबूत हो सकता है, जिससे जियो परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। याओ अपने डेड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जियोली भी कहता है कि हमारे पास एक ही समाधान है कि हमें प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा। वहीं हम जियोयान को
उसके घर पर देखते हैं याओ लाओ जियो यान के द्वारा लाए हुए रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाने लगता है। वो अपने हाथों से डूची के फ्लो को बाहर निकालता है जो सॉलिड स्टेट में था। यह देखकर जियो यान हैरान होता है और ने कहता है कि ऐसा तो मेरे पिता भी नहीं कर सकते। याओ लाओ से बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की वर्क स्टेप बताऊंगा और तुम्हें याद रखना होगा कि डूची को कैसे कंट्रोल करना है। फिर वो उन तीनों मटेरियल्स को मिलाकर एक मेडिसिन बनाने लगते हैं और उसे एक दवाई में डाल देते हैं। जियो यान उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट मेंटल स्ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है मगर यह बहुत डिफिकल्ट लगता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो जियो यान भी कोशिश करके डूची के सॉलिड स्टेट को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है। इससे याओ लाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम वास्तव में सॉलिड फायर को रिलीज कर सकते हो और उससे पूछते कि तुम लेवल 3 डू एनर्जी के साथ सॉलिड फायर को रिलीज कर रहे हो। तुम्हें अपने हाथों पर डूची पावर को इकट्ठा करना होगा। जियो यान उसे महसूस कर पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें अपनी हथेली के सेंटर पर फोकस करना होगा। जियो यान जब ऐसा करता है तो और ज्यादा सॉलिड फायर निकाल पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उतनी सॉलिड फायर नहीं निकाल पा रहे हो, पर फिर भी तुम काफी अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हो। जियो यान इससे थक जाता है, इसीलिए याओ लाओ से आराम करने को कहते हैं। तभी जियो यान को चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टियां हो जाती है। याओ लाओ को कुछ समझ नहीं आता। जियो यान को बहुत दर्द होने लगता है और वो नीचे लेट जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। अब वो जियो यान को अपनी पावर से ठीक करने लगते हैं। जियो यान बेहोश हो जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि इस पावरफुल लड़के का भाग्य बहुत बेकार है और अब वो जियो लाओ के अंदर अपनी पावर डालने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने का अवसर ले रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारी डूची का लेवल 4थे स्तर तक बढ़ा दूंगा। और वो अपनी पावर से उसका लेवल बढ़ाने लगते हैं जिससे वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।